नमस्कार, राष्ट्र की बात में मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी में मतभेद की खबरों को पूरी तरह नकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में दावा किया है 2022 के चुनाव में बीजेपी 2/3 सीटों पर जीत हासिल करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने पार्टी में मतभेद की खबरों के लिए मीडिया के एक वर्ग को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जरा सुन लीजिए पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। कुछ लोग राष्ट्रीय नेताओं के दौरों और बैठकों की अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं और एक नया राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं जो निराधार है। मीडिया प्रोफेशनल्स ने सुर्खियां बटोरने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसे सनसनीखेज बनाया और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला किया और कहा वो कोरोना संक्रमण के साथ साथ राजनीतिक संक्रमण से भी लड़ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल इन्फेक्शन। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का भी दावा किया है। सुनिए। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। हम न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ बल्कि राजनीतिक संक्रमण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रखेंगे। 2022 में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो पार्टी के सामान्य सिपाही हैं और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। जब मैं सांसद था तब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। आज भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक आम सैनिक हूं। बीजेपी के विजन और पीएम मोदी के कैंपेन, विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम कर रहा हूं। राज्य सरकार की पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियां हैं, उससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती। महामारी के बावजूद राज्य आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विकास करने में कामयाब रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर अपने पुराने बयान से यू टर्न ले लिया है। पिता मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने और पीएम मोदी के सबको फ्री वैक्सीन देने के बयान के बाद अखिलेश के रुख में बदलाव आया है। अखिलेश ने कहा है वो भारत सरकार की वैक्सीन का स्वागत करते हैं और खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट किया, देख लीजिए जरा। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा की है कि वो टीके लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी टीका लगवाने की अपील करते हैं। ये अखिलेश यादव ट्विटर पर लिख रहे हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जनवरी में वैक्सीन पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन बताते हुए लगवाने से मना कर दिया था। वो बयान भी जरा एक बार फिर सुन लीजिए। जनवरी में क्या कहा था अखिलेश यादव ने। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कह दिया कि वो बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे, अब भारत सरकार की वैक्सीन के खिलाफ नहीं, अब वो भी लगवाएंगे और सबसे कहेंगे वो भी लगवाएं। अखिलेश के वैक्सीन पर यू टर्न लेने पर बीजेपी हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा और इसे पिछली गलती को ठीक करने का अधूरा प्रयास बताया। बीजेपी के दूसरे नेता भी अखिलेश पर हमलावर हैं, तो समाजवादी पार्टी अब बचाव की मुद्रा में है। अरे आपके कार्यकर्ता तो उत्तर प्रदेश में है, उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश में है, आपने उनको भी भ्रमित किया। आपने राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में उनको भी लगाने नहीं दिया। क्या उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला आपने? उनमें से कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, कुछ घटनाएं भी हुई होंगी। आज उसके लिए क्या अखिलेश यादव जी आप माफी मांगते हैं उनसे? पहले आप माफी मांगिए, फिर आप जाके वैक्सीन लगवाइए। हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है।
भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। इस बीच आगरा के श्री पारस अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर कह रहे हैं, उन्होंने इस बात के निर्देश दिए थे कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोककर ट्रायल किया जाए। गौर से सुनिएगा, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं एक वीडियो में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोककर एक ट्रायल करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। सोशल मीडिया पर जो 4 वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें अलग अलग बातचीत है। इसमें सबसे ज्यादा भयावह वो ऑडियो है जिसमें डॉक्टर अरिंजय कह रहे हैं दिमाग मत लगाओ और मॉक ड्रिल कर दो। श्री पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल तक 96 मरीज भर्ती थे। आरोप है ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से गंभीर हालत वाले 22 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। पहले आपको सुनवाते हैं इस वायरल वीडियो का एक हिस्सा, जरा सुनिए। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब ऑक्सीजन बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, हमने चलो जी बचे 74 बचे। सही बात। आप यकीन कर पा रहे हैं, अस्पताल का डॉक्टर कह रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमने मरीजों से कहा, उनके तीमारदारों से, इनको ले जाइए, हमें बेड चाहिए। वो नहीं माने तो हमने ऑक्सीजन बंद कर दी, यह देखने के लिए कि कौन बचता है और कौन मर जाता है। सिर्फ यह देखने के लिए कि किसको वाकई ऑक्सीजन की जरूरत है, कौन जिंदा रह सकता है ऑक्सीजन के बिना और कौन नहीं, यह टेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी। 22 मरीज निकल गए, ये डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं। 22 मरीज मर गए क्योंकि इनको मॉकड्रिल करनी थी। आगरा के पारस अस्पताल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की यूपी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर इस वीडियो के सामने आने के बाद निशाना साधा है। जल्दी से आपको यह भी दिखा देते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कैसे योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस अस्पताल के डॉक्टर ने यह कदम उठाया। राहुल गांधी लिखते हैं, बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रियंका ने भी ट्वीट करके पूरे मामले पर सवाल उठाया। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। मंत्री मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन ना दें। और आगरा का अस्पताल, ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल कर दी, उनकी मौत हो गई। अब बताइए जिम्मेदार कौन? हालांकि विवाद बढ़ने पर अब अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से सफाई दी जा रही है कि मॉक ड्रिल में 22 नहीं कम मरीजों की मौत हुई थी। 22 नहीं मरे थे, कम मरे थे, यह जिला प्रशासन और अस्पताल बता रहा है। इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पारस अस्पताल को सील कर दिया है। और हो भी क्यों ना, जिस अस्पताल में ऑक्सीजन यह चेक करने के लिए बंद कर दी जाए कि देखते हैं कौन बचता है और कौन नहीं बचता है, वो अस्पताल कैसे चल सकता है? कैसे दरिंदों के हाथ में है यह अस्पताल? अस्पताल सील होने के बाद देखिए बाहर काफी संख्या में लोग जमा हो गए।
हंगामा करने लगे और वाकई बिल्कुल ठीक सवाल उठाया प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने। जरा सोचिए उन परिजनों का क्या होगा जिन्हें अब यह पता चलेगा कि उनकी हत्या की गई है। डॉक्टरों ने जानबूझकर उनकी ऑक्सीजन बंद की थी। उनकी मौत बीमारी से नहीं हुई है, हत्या है वो। जरा सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। अब जरा सुन लीजिए कि सफाई क्या दी जा रही है इस पर, सुनिए। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ ही कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई वो किया जाएगा। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। ठीक। हत्या है हत्या। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है एक बार फिर से। 66 दिन में आज सबसे कम केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 86,498 केस, जबकि मौत हुई 2,123 और ठीक हुए 1,82,282। 1 लाख के नीचे जो ये केस आ रहे हैं और अब 86,000 पे पहुंच गए हैं, बहुत राहत की खबर है ये। फिलहाल जो कुल मिलाकर जो अभी तक मरीज हैं वो 23 करोड़ 61 लाख जो टीका लगा चुके हैं, माफ करिए, जो टीका लगवा चुके हैं देश में, उनकी संख्या 23 करोड़ 61,98,000। यानी अब साफ है लहर कम पड़ रही है, लेकिन अब इस पर सियासत बहुत जोरों पर है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, योगी ने विपक्ष को क्यों कहा राजनीतिक संक्रमण, और वैक्सीन पर अखिलेश ने क्यों लिया यू टर्न, इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं अनिला जी। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन हैं, कांग्रेस की तरफ से आज सुरेंद्र सिंह राजपूत आ गए हैं। मेरे साथ अभय कुमार दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और AK वाजपेयी हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी LJP से। आप सभी का स्वागत। अनिला जी, सबसे पहला सवाल, योगी जी विपक्ष पर इतना गंभीर आरोप और भद्दा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो इसे भद्दा आरोप कह रहा हूं। विपक्ष को संक्रमण कहना, राजनीतिक संक्रमण, कोरोना वायरस से विपक्ष की तुलना करना, अनिला जी क्या यह जायज है? नहीं। देखिए मानिक जी, आप कोई भी इसको उपाधि दे सकते हैं, भद्दा कह सकते हैं, जो भी चाहे। बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं जब से कोरोना का वार हमारे देश पर पड़ा है, और खासतौर से मैं अपने प्रदेश की अगर बात करती हूँ, जिस प्रकार का व्यवहार रहा है अपोजिशन का, आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है इन लोगों का। किस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लगातार उल्टी सीधी बातें, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो। BSP की नेता तो बिल्कुल गायब है, बीच बीच में कोई एक आधा ट्वीट उनका आ जाता है। ये कौन सा तरीका होता है? पॉलिटिकल इन्फेक्शन कह देंगे आप विपक्ष को, राजनीतिक संक्रमण, बता दी कोरोना वायरस है और दूसरी तरफ एक राजनीतिक संक्रमण है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, मैं बता देती हूँ। इटावा के आसपास का जितना क्षेत्र है ना, वहां पे टीका लगाने से लोगों ने मना कर दिया बिल्कुल। जो इस परिवार के सीधे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इनकी पार्टी से सीधे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई नेताजी ने लगवा दिया, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम जो है भारत सरकार का टीका लगवाएंगे तो अब हम लगवा सकते हैं। तो आप बताइए कौन सा संक्रमण है? ये कौन सा संक्रमण है? झूठ फरेब का संक्रमण है कि नहीं है? और जो इससे इन्फेक्ट हो जा रहा है वो टीका भी नहीं लगवा रहा, बेचारा कोरोना से मर जा रहा है। तो मैं क्यों ना कहूंगी समाजवादी पार्टी हत्यारी पार्टी है। कितने लोगों की हत्या होगी कोरोना की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने वो संक्रमण उनके दिमाग में डाल दिया कि टीका मत लगवाना भाई, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का टीका है। तो ये कौन सा संक्रमण है कि नहीं है? इसको क्या बोला जाए? अनिला जी, योगी जी बहुत नाराज लग रहे हैं। योगी जी मुझे बहुत नाराज लग रहे हैं, क्योंकि जब उनसे इस इंटरव्यू में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं पूछा गया कि प्रियंका गांधी आपको चिट्ठियां लिखकर बार बार मुद्दे उठा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर योगी जी कहते हैं वो सिर्फ औपचारिकता कर रही हैं। कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई ट्विटर पर लिख रहा है। पहली और दूसरी वेव में ये लोग कहां थे? कभी भी जनता की सेवा में इनका विश्वास नहीं रहा, इनके जीन्स में ये है ही नहीं। मतलब डीएनए पर आ गए, विपक्ष के डीएनए पर आ गए, पॉलिटिकल इन्फेक्शन बता रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है योगी जी को?
नहीं, नाराजगी नहीं, मैं बताती हूँ। हाँ, जो लोग बहुत साधु बने बैठे हुए हैं ना, आपने अभी प्रियंका जी का नाम ले लिया, मैं बताती हूँ। ठीक है, सोनिया गांधी जी ने टीका लगवाया, नहीं लगवाया। राहुल गांधी जी ने टीका लगवाया, नहीं लगवाया। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा जी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया था, प्रियंका जी अपना दौरा छोड़ के अब उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया, आज तक टीका लगवाया, नहीं लगाया, आज तक वो क्वारंटाइन में है। राजनीति क्या हो रही है? केवल ट्विटर पे आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दीजिए। हाँ, इनके कौन से नेता ने क्या नहीं कहा? राहुल गांधी जी ने उल्टा सीधा बोला वैक्सीन के बारे में, जयराम नरेश ने उल्टा सीधा बोला, शशि थरूर ने उल्टा सीधा बोला, आनंद शर्मा ने उल्टा सीधा बोला। मैं किस किस के नाम गिनाऊं? जब ये लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, भ्रम फैलाएंगे वैक्सीन को लेके, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुनील साजन, तो पहले आप बोलिए। सुनील साजन बोलिए भाई, कोरोना वायरस से आपकी तुलना की गई है और आप राजनीतिक संक्रमण फैला रहे हैं, आप संक्रमण हैं, जवाब दीजिए। देखिए मानस जी, योगी आदित्यनाथ जी, मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि किस नशे में रहते हैं। मुझे खैर उनका कोई बहुत करीबी या किस चीज के नशे में रहती है कि कुछ भी बोल देते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम ये समझ सकते हैं कि इस समय बहुत पीड़ा में है। जब अमित शाह और मोदी जी दोनों लोग उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार अड़े हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है इस समय योगी जी। और उसमें कोरोना की तुलना विपक्ष से कर देना, अभी मैं अनिला सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा क्या व्यवहार रहा विपक्ष का। हमने विपक्ष में सदन में आपकी अव्यवस्था के खिलाफ बोला। समाजवादी पार्टी का व्यवहार यह रहा कि हमने लोगों की मदद की। जो लोग कोरोना के दौरान दूसरे प्रदेशों से आ रहे थे, दुर्घटना बस मर गए 100 से अधिक लोग, समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए दिया है, उनकी आर्थिक मदद की है। यह हमारा व्यवहार रहा है। हमारा व्यवहार रहा है कि हम उनका इंतजाम कैसे करा सके, उनके बीच कैसे रह सके, यह हमारा व्यवहार रहा है। आपका व्यवहार क्या रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आज भी अगर उनसे मानक जी आप पूछेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं है, बेड की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है, लोग अपने आप मर रहे हैं। नदियों में जो लाशें देखी जा रही उत्तर प्रदेश की नहीं है, शमशान घाटों पे लाइन नहीं लगी। अरे हम केवल ये सारे सवाल हमने उठाए हैं सुनील साजन, ये सारे सवाल हमने उठाए हैं, हर दिन उठाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान पर यू टर्न अब जब आपके नेता ने खुद ले लिया है, अब आप भी सब लगवाइएगा वैक्सीन। अनिला जी ने गिनवा दिया, कौन से विपक्ष के नेता ने बताइए वैक्सीन लगवाकर और ये अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई कि लगवाइए वैक्सीन। देखिए मानक जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने यू टर्न नहीं लिया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आज भी उन्होंने कहा कि कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी, जो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन कहा था कि टीकाकरण पूरे देश में मुफ्त होना चाहिए, और अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो 2022 में सरकार आने के बाद हम सबको टीका मुफ्त में लगवाएंगे। ये बात किसने कही? ये बात माननीय अखिलेश नहीं, ये वही वैक्सीन है। 1 मिनट सुनील साजन, 1 मिनट, शब्दों के साथ मत खेलिए। ये वही वैक्सीन है। यही वैक्सीन जनवरी में बीजेपी की वैक्सीन थी और यही वैक्सीन जून में अब भारत सरकार की वैक्सीन हो गई। कमाल है भाई। देखिए मानक जी, नहीं, आपने सही सवाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वैक्सीन पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी कि मानो उसकी वैक्सीन हो, और माननीय अखिलेश यादव जी ने आज भी आपने जो दिखाया, अगर उसका पूरा दिखाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम जो बीजेपी कह रही कि हमारा टीका है, हम वो टीका नहीं लगवाएंगे। लेकिन तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को बधाई दी थी, और आज भी दिया। अब उन्होंने स्वीकार किया, कम से कम अब भाजपा सरकार ने कहा कि पूरे देश में मुफ्त टीका लगेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने उसका स्वागत किया है। और माननीय आपको हथियारी पार्टी बता रही है अनिला सिंह, और बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि आपने जागरूकता फैलाने के बजाय आपने उल्टा काम किया। आज गांव-गांव में अगर लोग वैक्सीन लगवाने से जो हिचक रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सोचिए जरा, कितनी जाने गई होंगी अखिलेश यादव के उस बयान से। मानक जी, जाने तो गई हैं ऑक्सीजन की कमी से, बेड न मिलने से, अस्पताल की अव्यवस्था से, योगी सरकार की अव्यवस्था से। और हमें खुशी होती है कि कम से कम जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े अपने को नेता कहते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि जनता अखिलेश जी की बात मान गई।
इसका मतलब आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मानक जी, विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि हम सरकार की कमियों को बताएं। अच्छा, WHO ने क्या हमारे दोनों टीके को नहीं, मैं समझ रहा हूं। सुनील एक सेकंड, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपके नेता का बयान ऐसा था, उसका कोई डिफेंस नहीं है। मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, प्रवक्ता के लिए कई बार अपने नेता के बयान का बचाव करना मुश्किल हो जाता है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आ रहा हूं। ये योगी जी के जो 2-3 बयान हैं कि हम 2/3 बहुमत जीतेंगे, 17 जीते, 19 जीते, 22 भी जीतेंगे, 14 भी जीते थे। एक तो इस पर बोलिएगा, और दूसरा प्रियंका गांधी सिर्फ औपचारिकता कर रही हैं, पॉलिटिकल स्टंट है ये, और उसके बाद भी उन्होंने कहा सेवा इनके जीन्स में ही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत। देखिए मानक भाई, एक रामायण की चौपाई है, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद संक्रमित लोग हैं, खुद इन्फेक्शस लोग हैं, खुद जो है ऑक्सीजन की कमी से करने वाले नरसंहार वाले लोग हैं, खुद जो है गंगा के किनारे लाशों को गाड़ने वाले लोग हैं, जो कि हमारे जो तमाम लोग हैं, साथी हैं, वो प्रेत योनि में भेजने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं इस तरीके के, तो ये संक्रमित लोग हैं, जॉम्बीज हैं ये लोग, और जॉम्बीज लोग दूसरे को जॉम्बीज ही कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सेवा समर्पण जो है कांग्रेस पार्टी के या प्रियंका गांधी के जीन्स में नहीं है। तो योगी जी, आपको अपने जीन्स का नहीं पता होगा, प्रियंका गांधी जी की तो 11 पुश्तों की जीन्स का पता है कि वो सेवा की भावना, समर्पण की भावना, देश की आजादी की भावना और किस किस तरीके की भावना। आप तो कभी आंख खोल के नहीं चल सकते, आप और आपका संगठन, चाहे वो भाजपा हो, चाहे संघ हो, चाहे हिंदू महासभा हो, ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाला संगठन, जिनके डीएनए में अंग्रेजों की चाटुकारिता हो, और जो लोग माफी मांग करके बड़े हुए हो, वो लोग गांधी परिवार की सेवा और समर्पण की भावना पर जब उंगली उठाते हैं मानक जी, तो हंसी भी आती है और करुणा भी आती है ऐसे लोगों पर। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसका हमें ऐसा लगता है कि वो कहना आदरणीय मोदी जी को और क्या नाम अमित शाह जी को चाहते होंगे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। जैसे राजा के समय में क्या होता है, राजा के बेटे को नहीं मारा जाता ट्यूशन पढ़ाते वक्त, एक नौकर का बेटा भी रखा जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बैशिंग करना चाहते हैं मोदी जी की और अमित शाह जी की, तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमने तो हर काम देश की सेवा के लिए किया है मानक भाई। अब आप हमको एक बात बता दीजिए, वैक्सीन पर भी आ जाते हैं। आप एक चीज देखिए, राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है भाजपा की प्रवक्ता के द्वारा, सारे प्रवक्ता मोदी जी तक से, कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाई। अरे सबको पता है, राहुल जी को भी कोरोना हुआ, प्रियंका जी को भी एसिम्प्टोमेटिक हुआ, वो 3 महीने बाद लगाएंगे। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, अगर आज आईसीएमआर की गाइडलाइन हम नहीं वो करेंगे, तो ये लोग निर्लज्जता करेंगे कि साहब राहुल गांधी को जल्दी थी, आईसीएमआर की गाइडलाइन नहीं। ओके, मतलब 3 महीने बाद लगवा लेंगे ना, 3 महीने बाद लगवा लेंगे ना। सुन लीजिए, अभी पूरी बात बता दूं, 10 से 20 सेकंड और दे दीजिए। हम लगाएंगे भी, हम लगवाएंगे भी। कांग्रेस पार्टी ने एक हेल्पलाइन और ईमेल शुरू की है। कर्नाटका में हम अपने पैसे से लगवाना शुरू किए हैं वैक्सीन को, और पूरे देश में अगर सरकार नहीं लगाएगी तो कांग्रेस पार्टी लगाएगी। इसकी हमने पूरी योजना भी बताई है, और आपके ट्विटर के भी, और उसके माध्यम से सब जगह बताई। एक बात और बता दीजिए, आखिरी बात। अभी अनिला जी और भाजपा वाले कह रहे थे, इनका एक बेरोजगार मंत्री है, वो सिद्धार्थनाथ, क्या नाम है उसका, वो कह रहा था कि इनसे इतने लोग मर गए। अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मरे हैं, कार्यकर्ता मरे हैं, मेरा एक बड़ा प्रिय साथी मनोज मिश्रा मरा है, वो किसके संक्रमण से मरा? वो क्या विपक्ष ने जो प्रश्न उठाए थे सेकंड उस पर ट्रायल पर कि भाई अभी मत लगवाइए, वो क्या इस वजह से उन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन? अरे भाजपा वालों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लाखों लोगों के हत्यारे हो, वैक्सीन आपको लगानी थी, वैक्सीन आपकी सरकार के पास नहीं थी, आपने वैक्सीन बेची है। आप लोग गुजराती व्यापारी हो, और आपने 200 रुपए की वैक्सीन बेच करके 900 रुपए में खरीदी है। देश इस नरसंहार का बदला। एक मिनट, जरा समझाएंगे मुझे, कैसे 200 रुपए की वैक्सीन बेचकर 900 में खरीदी है? ये तो पंजाब में आरोप लगे थे। मैं बता, ये तो पंजाब में हुआ था, सुरेंद्र सिंह राजपूत। प्रमाण के साथ बताता हूं, प्रमाण के साथ। आपने सीरम इंस्टीट्यूट को 5 करोड़ 6.5 करोड़ वैक्सीन
400 या 500 रुपए के दाम पर बेचने के लिए विदेशों में अनुबंध किया, और उसके बाद आज आप 1100 रुपए में वैक्सीन खरीदने की बात कर रहे हैं। फाइजर से भी, स्पुतनिक से 990 रुपए में आ रही। आप ये कौन सा व्यापार है भाई? आप बताइए, ये घोटाले की आप बात नहीं करेंगे कि आप 500 रुपए 400 रुपए में बेच रहे हैं पूरी दुनिया को और 900 रुपए में खरीद रहे हैं? भारत सरकार के खजाने की ये लूट अनिला सिंह बोलिए। साथ मिलकर के अनिला सिंह, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी और अभय दुबे। लुटेरे। अनिला जी बोलिए। देखिए, इतनी जब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो ये सरकार पर लगा रहे हैं और कागज पत्र लेकर आया है। इसीलिए इनको कहा गया है कि ये राजनीतिक संक्रमण है, क्योंकि झूठ परोसते हैं, झूठ फैलाते हैं। अभी राहुल गांधी जी के विषय में तो उन्होंने बोल दिया। हाँ, प्रियंका जी के लिए बोले एसिम्प्टोमेटिक, 1 महीने से एसिम्प्टोमेटिक होकर बैठी हुई है क्या? ये कौन सा क्वारंटाइन होता है? क्यों लोगों के बीच में, क्यों राहुल गांधी जी बीच में और सोनिया गांधी जी को क्या हुआ? लगवाया नहीं लगवाया? और 200 रुपए की वैक्सीन 900 रुपए में खरीदते हो लुटेरों की सरकार है। सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठी। आप लोग संक्रमित हो, सरकार है। सुरेंद्र भाई एक एक करके आप लोग झूठ बोलते हैं और दुनिया भर का स्कैम लेकर आते हैं, क्योंकि स्कैम जो है वो कांग्रेस के डीएनए में है। स्कैम जो है वो कांग्रेस के डीएनए में है। भारतवर्ष का इतिहास जो है वो इसका गवाह है। सुरेंद्र जी, आपके यहाँ झूठ परोसने से झूठ जो है वो सत्य नहीं हो जाता है। आपका राजनीतिक दल वही है ना, आपके एक नेता वही है ना जिन्होंने कहा था सुरेंद्र भाई आपको दे रहा हूं मौका जवाब देने का। एक-एक यहाँ पर वो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति भी खड़ी करी थी। तो आप लोग तो वो राजनीतिक दल है कि आप लोग चाह रहे थे कि यहाँ वैक्सीन ना तो मैन्युफैक्चर हो ना लोगों को लगे। आपके जो नेता है ना, तीनों के तीनों, उनका चिट्ठा मैंने खोलकर रख दिया। मनमोहन सिंह जी को कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में गए और पता नहीं लग रहा था कि भाई इतने बुजुर्ग है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब 2 टीके उनको क्योंकि लग चुके थे, इसलिए वो ठीक होकर आ गए। फिर मुलायम सिंह यादव जी को भी समझ में आ गया कि भाई चलो कोरोना तो हो गया है, परंतु टीका जरूर लगवा लो जिससे आगे कोई ऐसा खतरा ना हो। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं इतना? क्यों भारत को गलत रास्ते पर डलवाते हैं? और एक चीज और बताइए सुरेंद्र जी, आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जो सेकंड वेव कोरोना की आई है उसका बॉम्ब तो महाराष्ट्र से ही फूटा था। क्या कर रहे थे आपके? अच्छा ओके, अब एक सेकंड अनिला जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मैं आपसे एक और जवाब ले लूं अनिला जी, उसके बाद जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास भी। सुरेंद्र जी आपके पास नहीं, मुझे जवाब आ रहा हूं जवाब, मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया अनिला जी, उसका भी जवाब दे दीजिए। आगरा में क्या हुआ? आगरा के अस्पताल में वहां के डॉक्टर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ऑक्सीजन बंद करके चेक कर रहे हैं, कौन बचता है देखते हैं और कौन नहीं बचता है। अपने आप पता लग जाएगा। जो नहीं बचेगा वो छट गए, नीले पड़ गए, और जो बच गए इसका मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जिनको थी वो मर गए। बताइए क्या तरीका निकाला है डॉक्टरों ने वहां पर अस्पताल में, आगरा के श्री पारस अस्पताल में, कि कौन से मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, कौन से को नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है तो कैसे पता लगाएं किसको दें और किसको ना दें। 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं। जिसको जरूरत है वो मर गया, यानी जिसको देनी थी वो बचा ही नहीं, और जो बच गए उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन के बिना भी बच गए। क्या तरीका निकाला है बताइए। नहीं, बिल्कुल मैं उत्तर दूंगी, मैं बिल्कुल उत्तर दूंगी। ऐसे 2 नेता राहुल जी और प्रियंका जी, इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जहां पर ये जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है वहां पे अस्पताल जलकर लोगों की मृत्यु हो जाए, उसका उत्तर ये नहीं देंगे, पर मैं उत्तर इसका जरूर दूंगी। देखिए, ये मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर भी अगर इन्होंने मॉक ड्रिल करके ये सब किया है, और इस डिटेल थोड़ा और भी दी हुई है। पर जिस प्रकार से वहां के जीएम ने कहा है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जांच होगी, पूरे तथ्य सामने रखे जाएंगे, एक्शन लेके अभी हॉस्पिटल जो है उसको बंद भी करा दिया गया है। यहाँ पर सरकार को कटघरे में आप इसलिए नहीं खड़े कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास थे। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। उन्होंने किस कारणवश, डॉक्टर तो खुद कह रहे हैं उस वीडियो में, अनिला जी डॉक्टर तो खुद कह रहे हैं वीडियो में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी। डॉक्टर बोल रहे हैं, उसी वीडियो में बोल रहे हैं। नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं, यहाँ जो मेरे पास एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे सिलेंडर्स थे। उन्होंने जो भी सोचकर मॉक ड्रिल कराई हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ जांच हो जाने दीजिए। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, इसके बाद आ रहा हूँ वाजपेयी जी। अब बैठकर बात करेंगे। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी उन्होंने कही, पर जिन अस्पतालों में पेशेंट जलकर मर गए,
उसके बारे में मैं उसका जवाब दे, अनिला जी उसका भी जवाब दे। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, मुख्यमंत्री जी कहते रहे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, अनिला जी भी कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र समेत, महाराष्ट्र का पहले जवाब दूं आपको शांति मिल जाएगी। हां, लोग मरे हैं महाराष्ट्र में क्योंकि हमने आंकड़े नहीं छुपाए। उत्तर प्रदेश तो इतना निर्लज्ज प्रदेश की सरकार है कि सारे आंकड़े गंगा के किनारे से लेकर के ऑक्सीजन की कमी तक के और 1 लाख गांवों में जो कोरोना फैला है, सारे के सारे आंकड़े छुपाए हैं। हमने एक आंकड़ा नहीं छुपाया। एक भी आदमी की मौत हमारे लिए दुखदाई है, आंकड़े हम छुपाते नहीं है और इसी वजह से मतलब सुरेंद्र राजपूत आज ये कह रहे हैं राष्ट्र की बात में बैठकर कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोविड से जितनी मौतें हुई हैं वो सारी की सारी सरकारी आंकड़ों में दिखाई दे रही है। सारी बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? इन्होंने हर दिन अखबार में, हर दिन किसी ना किसी मीडिया में आ रहा है कि सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं और कोविड से जो मरीज मरे हैं वो कुछ कहते हैं। उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल है। सुनिए मैं जवाब देता हूं आपको। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की अगर एक खबर आई हो तो बताओ। गुजरात की आती है, राजस्थान की आती है। राजस्थान गुजरात को निश्चित तौर पर जो आप जांच कीजिए और जिसकी गलती हो उसको सजा दीजिए। हम बिल्कुल मानते हैं आंकड़ों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये राहुल जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं और जिम्मेवारी से कह रहे हैं। हम कोई योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तरीके से नहीं है कि आंकड़े वाजपेयी जी झूठ बोले। वाजपेयी दूसरी बात आप आ जाइए। हाँ। अभी आपने जो पारस अस्पताल की बात की, ये नर पिशाच लोग हैं और इन नर पिशाचों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता का संरक्षण अगर इन्हें प्राप्त नहीं होता तो अभी तक इस आदमी को फांसी पे लटका दिया होता जिसका यह अस्पताल है। चूंकि यह अस्पताल सत्ता संरक्षित लोगों का है इसलिए सिर्फ अस्पताल सील किया गया है। क्या और यही क्या काम प्रूफ है अगर आपके डॉक्टर पास? कफील का नहीं, क्या प्रूफ है डॉक्टर सुरेंद्र जी? कफील का सुन लीजिए। क्या प्रूफ है? अनिला जी कैसे सुन लीजिए। यही चीज डॉक्टर कफील की हुई होती तो फांसी पे चढ़ा दिया होता। इसीलिए फांसी पे चढ़ा दिया होता डॉक्टर कफील को। संक्रमण फैलाते हैं, इसीलिए कह रहा हूं लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं आप लोग। डॉक्टर कफील को फांसी पे लगातार झूठ बोलते हैं। है हिम्मत शर्म आनी आपकी? चाहिए कांग्रेस शर्म को आनी कि इस चाहिए प्रकार आपको। के ऐसे झूठ परेड जो है एक राष्ट्र चैनल पर बैठकर कर रहे हैं आप लोग। हद हो गई है। आप जैसी अच्छी प्रवक्ता ऐसी सभ्य, असभ्य और निर्लज्ज सरकार को बचा रही। शर्म आनी चाहिए। वाजपेयी जी को लाइए जरा, वाजपेयी जी को लाइए, उसके बाद आ रहा हूं अभय दुबे। सरकार की जिम्मेवार है सरकार। वाजपेयी जी पहले जरा इस अस्पताल के बारे में कहिएगा। ये अस्पताल में क्या हुआ, फिर से आपने सुना है, फिर से कहें तो बताऊं वाजपेयी जी, और कहें तो वायरल वीडियो सुनवाऊं। डॉक्टर खुद कह रहा है ऑक्सीजन कम थी, हमने ऑक्सीजन बंद कर दी 5 मिनट के लिए, 22 लोग छट गए, हमें पता लग गया किसको जरूरत है किसको नहीं है। बताइए वाजपेयी जी। भाई ये तो ऐसा कृत्य किया है वहां के लोगों ने जिसके लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कानून तो अपना काम करेगा ना जी, कानून के हिसाब से ही होगा। फांसी ऐसे तो नहीं लगा देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि फांसी लगा दीजिए 1 सेकंड में। ये कोई वैसा सिस्टम नहीं है ना जी। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेगा। जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी, लेकिन कंडेम नहीं, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। इस तरह से मॉक ट्रायल करना, लोगों के जीवन के साथ खेलना, ये इंडिविजुअल एक्ट जितने भी लोग हैं कोई भी हो, और ये वीडियो आ गया इसलिए पता लग गया। अगर वीडियो नहीं आता तो पता भी नहीं चलता। तो पता नहीं चलता। यस। तो ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे हमारी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे किसी की। वो तो सिस्टम काम करेगा और उसमें बाकायदा सजा मिलेगी उनको, लेकिन फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता। ये सुरेंद्र राजपूत भी समझते। चलिए ठीक है, ओके। तो बताइए फिर क्या विपक्ष राजनीतिक संक्रमण है वाजपेयी जी? देखिए ये तो तय कर दिया इन्होंने खुद ही। देखिए कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और उसमें अगर आप गुमराह करेंगे, कभी ऑक्सीजन के नाम पे, कभी लॉकडाउन के नाम पे, कभी लाशों के नाम पे, कभी आंकड़ों के नाम पे, तो क्या कहा जाएगा? देखिए यही कहा जाएगा ना कि ये राजनीतिक संक्रमण फैला रहे। भाई एक बात बताइए, 60 साल इनकी सरकार थी, विपक्ष ने तो कभी इनके जब संकट आया तो इनकी अलग खड़ी नहीं हुई। एकदम राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे सत्ता पक्ष के साथ जाके खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हर चीज पे गुमराह करेंगे। अब अखिलेश जी को अकल आ गई, अब उनको समझ आ गई कि नहीं कोरोना तो है और इसमें टीका ही एक उपाय है, ये लगवाना पड़ेगा। इसीलिए मुलायम सिंह जी को लगवा दिया और खुद भी लगवा ले। क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि इन्होंने गुमराह नहीं किया वैक्सीन के नाम पे? इतना डर फैल गया कि वैक्सीन सेंटर में लोग नहीं जाते थे, मतलब लोग सेंटर खुले हुए पकड़ के लाना पड़ता था। और ये बात सही कही अनिला सिंह जी ने कि इटावा वाली जो बेल्ट है
उसमें अभी भी यही हाल है। मैं अभी रिसेंटली शुक्राबाद होके आया हूं, वहां गांव के लोग डरे हुए हैं कि हम नहीं लगाएंगे, और वीडियो की क्लिपिंग आप लोग दिखाते हैं कैसे जमुना में कूद रहे थे जब वो इंजेक्शन के लगाने के लिए गए। तो मतलब इसका तो इन्हीं को जाएगा ना कि इन्होंने गुमराह किया है। अब आइए तीसरी बात पे कि वैक्सीन का इंतजाम नहीं किया। भाई इन्हीं लोगों की डिमांड थी ना, 4 मुख्यमंत्रियों की डिमांड थी और 12 टॉप के लीडर, उनकी रिटर्न में लेटर है कि भाई राज्यों को स्वतंत्रता दीजिए, हम वैक्सीन का इंतजाम खुद करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे हम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर दिया। ग्लोबल टेंडर देने के जब बात कुछ रिजल्ट नहीं आया, जब उससे मैनेज नहीं हो पाया, तो फिर जाके उन्होंने गुहार लगाई, उसके भी सबूत है। तो उसके बाद मोदी जी ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, ये सेंटर ही संभालेगा, आप लोगों के बस की बात ओके, अभय दुबे उसमें भी बीन बेक कर रहे हैं, मतलब चित्त भी इनकी और पट्टी भी इनकी। तो ये समय तो देखिए ना, टाइम। ओके, अभय दुबे अभय जी बोलिए जरा, आज के सवाल पर बोलिएगा। राजनीतिक संक्रमण फैला रहा है विपक्ष, अभय दुबे। देखिए, ये इस भाषा शैली से मैं सहमत नहीं हूँ। विपक्ष ने अगर उनकी राजनीतिक आलोचना की है, वैक्सीन नीति की आलोचना की है, कोरोना के प्रबंधन की आलोचना की है, तो उस आलोचना का जवाब आलोचना के रूप में मिलना चाहिए, गाली के रूप में नहीं मिलना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी अच्छी तरीके से समझते हैं। योगी जी हैं, वो विशेष रूप से मौखिक हिंसा में उन्हें महारत हासिल है, तो ये उन्होंने मौखिक हिंसा कर दी है। और जब उन्होंने मौखिक हिंसा कर दी है तो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के सहयोगी लोग जो है उनका बचाव कर रहे हैं। वो लोग मन में जानते हैं कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही योगी जी ने। खैर, मैं इस राजनीतिक दलों की इस बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहता। हम लोग वैक्सीन के सवाल पर और कोरोना प्रबंधन के सवाल पर और राजनीतिक प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने उदाहरण से बात शुरू करूंगा मानक जी, अपने निजी उदाहरण से। ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी का तर्क नहीं है। मैंने 50 दिन पहले वैक्सीन लगवाई, तो मैंने 250 रुपए में वैक्सीन खरीदी एक निजी अस्पताल से, वो वैक्सीन मुझे लगी। 2 दिन पहले जब मेरी पत्नी वैक्सीन लगवाने गई तो वही वैक्सीन उसी जगह से उन्हें 1100 रुपए में खरीदनी पड़ी। जब उन्होंने पर्ची कटवाने से पहले काउंटर पे कहा कि भाई आप इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं, तो काउंटर वाले ने कहा देखिए अभी 1100 रुपए में ले लीजिए, अभी पैसे और बढ़ने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वैक्सीन प्राइसिंग का जो डिफरेंशियल है, यानी 250 रुपए से वैक्सीन उछाल मार के 1100 रुपए में पहुंच गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, गाजियाबाद में। क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? इस बात का हमें जवाब चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल बोलिए। बात है जी। तो ये जो दूसरी, कल मोदी जी ने कहा कि निजी क्षेत्र में जब वैक्सीन लगेगी तो जितने की वैक्सीन उन्होंने खरीदी होगी उसके ऊपर केवल 150 रुपए वो केवल सर्विस चार्ज के ले सकते हैं। और इसकी जांच करने के लिए कि वो ज्यादा लूटमार तो नहीं कर रहे हैं, कोई कमेटी है तो ध्यान रखेगी। अब मुझे बताया गया कौन सी कमेटी है, उस कमेटी ने यह ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 250 रुपए वाली वैक्सीन 250 रुपए में बिकी थी वैक्सीन, वो 1100 रुपए में मिल रही है। अब क्या 1100 रुपए में या उससे ज्यादा ही वैक्सीन मिलेगी निजी क्षेत्र में? आखिर देश के 25% वैक्सीन निजी क्षेत्र द्वारा लगवाई जानी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 25% वैक्सीन जो है निजी क्षेत्र द्वारा लगाई जाएगी, कल मोदी जी ने घोषणा की है। और वो कमेटी कौन सी है इसका मोदी जी ने जिक्र किया। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कल बड़े जोर शोर से कहा कि कोरोना वैक्सीन बनवाने के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए की मदद की। तो जब मैंने जांच की उस वक्त मैं इस बात का खंडन नहीं कर पाया, आपके कार्यक्रम में था। जब मैंने इसकी जांच की तो पाया कि भारत सरकार ने तो केवल 86 करोड़ रुपए की मदद की है उनको। और उनका दावा यह है कि हम जितनी मदद मांग रहे थे उतनी मदद हमें दी नहीं गई। अब मोदी जी कह रहे हैं हमने हजारों करोड़ रुपए की मदद की। फर्क है, देखिए, हजारों करोड़ रुपए में और 86 करोड़ रुपए में। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसने सकारात्मक बातें कही हैं, उन सबका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बढ़ी चढ़ी शेखीखोरी वाली बातें कही हैं, पूरा कोरोना प्रबंधन का और वैक्सीन का श्रेय हड़पने की कोशिश की है, उसकी तो आलोचना की जानी चाहिए और उसको तथ्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। मेरा ये कहना है। ओके, मैं ये कह रहा था, आज जो दूसरा सवाल है अभय जी, उस पर भी 2 लाइन कह दीजिएगा। अखिलेश यादव ने आज जो यू टर्न लिया है कि हम भारत सरकार की वैक्सीन अब हो गई, अब लगवा लेंगे, उस पर भी कुछ बोल दीजिएगा अभय जी। देखिए, इसमें मुझे ये लगता है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी द्वारा हर चीज का श्रेय लेने की आलोचना कर रहे होंगे उस वक्त। मैं उनके पक्ष मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज का श्रेय लेने की कोशिश करती है और दूसरों को श्रेय से वंचित करती है, उसकी आलोचना कर रहे होंगे।
और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना की पहली लहर आई थी और दूसरी लहर आई है, उसके बीच में बहुत ही गुणात्मक और मात्रात्मक फर्क है। और जो ये फर्क जो है, इसने बहुत से लोगों को कोरोना महामारी के संबंध में, उसके प्रबंधन के संबंध में, वैक्सीन की प्रभावकारिता के संबंध में अपने विचार बदलने के लिए मजबूर किया है। हमें एक दृष्टिकोण से पूरे मसले को देखना चाहिए। वाजपेयी जी जवाब देंगे क्या अभय दुबे का, जो पहला सवाल उठाया अभय दुबे ने? ये वैक्सीन 250 रुपए की 1100 में मिल रही है, मतलब फ्री फॉर ऑल था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। वाजपेयी जी अब जाकर के मोदी जी ने कल जो ऐलान किया है, उसके बाद चीजें लगता है कि स्ट्रीमलाइन होना शुरू होंगी। नहीं, रेट पहले भी क्या हुआ ना, रेट फिक्स करने में टाइम लगा। रेट फिक्स हो गए थे कि 400 रुपए स्टेट को मिलेगी, प्राइवेट को 850 की मिलेगी, सेंटर को इतने की मिलेगी, ये पहले भी अनाउंस हुआ है। अगर उससे ज्यादा कोई पैसे लेता है तो इलीगल है, गैर कानूनी है, और वो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि भैया फ्री लगेगी। नहीं, एक सेकंड वाजपेयी जी, नहीं, एक सेकंड वाजपेयी जी, याद करिए कुछ दिन पहले जो अरेंजमेंट था, जो प्रावधान था, उसमें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां सीधे अस्पतालों को बेचती थी, निजी अस्पतालों को। उसमें किस दाम पर बेचेंगी यह तय करने का सरकार को अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा था आपस में कर लीजिए आप। इसीलिए शायद वही वैक्सीन जो शुरू में 250 की मिल रही थी, बाद में महंगी होके देखिए कहां चली गई 1100 की। नहीं, वो 850 में चलेगी। लेकिन इसमें एक बात क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। अभय दुबे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए लगे, तो भाई 4500 करोड़ रुपए तो उसको बाद में दिए हमने एडवांस, वो तो ऑर्डर है, पैसे जोड़े जाएंगे। अरे उन्होंने एडवांस वैक्सीन खरीदने के लिए दिए, उसकी तैयारी के लिए नहीं दिए। देखिए बात को गलत तरीके से न कहा जाए, वो उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए दिए, उसकी वैक्सीन की तैयारी है, उसके शोध के लिए, शोध और विकास के लिए नहीं दिए। ये कह रहे हैं केवल 86 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, उसमें केवल 86 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप रिकॉर्ड उठा के जांच कर लीजिए इस पर। भारत, एक सेकंड, इंडियन मोदी जी की ढींग मारने की बहुत पुरानी आदत है, हम सब जानते हैं, उनको फेंकू कहा जाता है। भारत सरकार अरे ऐसे मत बोलिए अभय दुबे, प्रधानमंत्री है भाई। नहीं, प्रधानमंत्री है। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपको उनकी आलोचना करनी है, करिए, बिल्कुल करिए, हक है सबको। एक आदमी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर झूठ बोल रहा है, उसकी आलोचना तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, आलोचना करिए, लेकिन मैंने आपके शब्द पर आपत्ति जताई है। अनिला जी जवाब देंगे, बोलिए अनिला जी। नहीं, पहली बात तो यह है कि अभय जी को कोई परिभाषा यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। अभय जी जिस एजेंडा से बात करते हैं, जिस एजेंडा से डिबेट्स में बैठते हैं, वो पूरे भारतवर्ष को पता है। अभय जी को यहाँ मेरी बात का सत्यात्मक जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी डींग मारते हैं, जिन्होंने वेव 1 में पूरी कोरोना की जो वेव थी उसको कंट्रोल कर लिया था। मेरी बात का सत्यात्मक जवाब दीजिए। सेकंड वेव में आप जैसे पत्रकार और सुरेंद्र जी जैसे पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता या और नेता अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता, इन लोगों ने हंगामा काटा, कहा डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, लॉकडाउन भी हम तय करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर क्या केंद्र सरकार ने कहा ठीक है कर लो आप। जब नहीं इनसे संभल पाया, हमने देखा जान और माल की क्षति हुई है, तो केंद्र सरकार को फिर से अपने हाथ में चीज लेनी पड़ी। आपको शर्म आनी चाहिए अभय जी, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी कुछ भी राय हो सकती है, नहीं इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, ये बता दीजिए क्या कह दिया जिसकी वजह से देश के लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, या इन नेताओं के बारे में देश में जो लाखों लोग मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव है, हर गांव में 5 से लेकर 15 लोगों के देहांत हुआ है, वो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आसमानी कहर है, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें नपुंसक हो जाएंगे। सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, ये इस तरह की बातें करने से पहले अपने गिरबान में मुंह डाल के देखिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए। इस तरह की बातें देखिए, आपके ऊपर लोगों का खून है, आपके सिर के ऊपर। तो आप भी कुछ डिसेंसी दिखाइए, देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। इस देश के लोगों की जो जान गई है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ओके, अभय जी इसी का जवाब ले लेता हूँ, इसी का जवाब अनिला जी सरकार की वैक्सीन लगाएंगे। ओके अनिला जी, अभय दुबे के सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। वो कह रहे हैं ये जो लाखों लाख लोग मरे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अनिला जी, इनकी जिम्मेवारी मैं बताती हूँ, इनकी जिम्मेवारी उन सब नेताओं की है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, जिन लोगों ने एक तो नंबर 1 वैक्सीन नहीं लगी यानी वैक्सीन हेसिटेंसी, उसको एनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया।
दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये उन सब नेताओं की, उन सब मुख्यमंत्रियों की जिम्मेवारी है जिन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन करिए, हाँ, लॉकडाउन से लेके वैक्सीन तक का। जब उनसे नहीं संभला, उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतने पुअर, इतने खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अनिला जी, दो बातें कहूंगा, उसके बाद सुनील साजन के पास जा रहा हूं। जरा दो बातें कह रहा हूं। नहीं होती है। आपने कहा, ओके, आपने कहा जो मौतें हुई हैं, ओके अनिला जी, आपने कहा जो मौतें हुई हैं। एक चीज और मानक जी, एक चीज, अच्छा बोलिए बोलिए। एक चीज और, हाँ देखिए ऐसा है कि हम लगातार देख रहे, खूब फोटो ऑप्टिक्स दिखाई गई है कि जो रामनवमी चंद्रों को दिखा के जो गंगा के किनारे शव दफनाए गए हैं, मैं देख रही थी कि शमशान में जलते हुए शव दिखाए गए, गंगा में बहते हुए दिखाए गए, गंगा के किनारे दफनाए हुए दिखाए गए, एक बार भी कब्रिस्तान नहीं दिखाया गया। उसका कारण क्या हो सकता है? या ये वायरस ये तय करता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको इन्फेक्ट करूंगा, उसको इन्फेक्ट नहीं करूंगा? वायरस तय करता है क्या? हाँ, किसने छोड़ा फिर ये वायरस? वो लोग जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। अच्छा सुनील साजन, सुनील को कम मौका दे पाया था मैं। हाँ सुनील बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए मानक जी, मैं एक तो बीजेपी की प्रवक्ता को यह बता दूं कि आप हिंदू के ठेकेदार नहीं हो, और हिंदू और मुसलमान अब कोरोना में मत लाओ। ये आपका चरित्र यही है कि जब आप फंस जाते हो तो हिंदू मुसलमान करने लगते हो। मानक जी, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जो पहला पेशेंट कोरोना का मिला था वो आगरा में मिला था। क्या योगी सरकार या अनिला सिंह जी बता सकती हैं कि उसको मिलने के बाद आगरा में आपने क्या इंतजाम किए? बेड के इंतजाम किया, इसके बारे में भी इंतजाम किया? अरे सुनिए, हाँ सब कुछ पूछिएगा। अब आप हॉस्पिटल में एसआईटी की जांच की बात कर रहे हैं। 100 से अधिक उत्तर प्रदेश में एसआईटी जांचें हो रही 4 साल से, एक का कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब किसको गुमराह किसको कर रहे हैं आप क्या बताना चाहते हैं? अभय दुबे जी ने एक बड़ा सवाल जब खड़ा किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए हमने दे दिए और दिए केवल 86 करोड़, तो इसका मतलब है वो पीएम केयर फंड का पैसा अनिला सिंह जी आप जानती हैं कहां है? केवल मोदी और अमित शाह जानते हैं। अरे आप किसको गुमराह कर रहे हैं? ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी जल्दी से, टाइम कम है। हाँ अनिला जी, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए। मैं 3 बातें बड़े शॉर्ट में आपसे कह रहा हूं। पहली बात, जिस पार्टी का मुखिया एक सभ्य महिला सांसद को शूर्पणखा कहे और एक पार्टी की अध्यक्ष को विदेशी गाय कहे और विदेशी बछड़ा जर्सी गाय, कौन सी डिबेट में जा रहे हैं फिर? वो भी आपके बयान गिनाएंगे, वो भी आपके नेताओं के बयान गिनाएंगे फिर। और जिस पार्टी के लोग संक्रमण कहें और आज अगर उनको फेंकू कह दिया तो ये बड़ी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात करने लग गई। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा मनमोहन सिंह जी की भी थी, एक बात। दूसरी बात आपने कही कि अगर विपक्ष सारी चीजों के लिए जिम्मेवार है तो इस्तीफा दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष संभाल लेगा और जिम्मेवारी भी लेगा, सफलता की भी जिम्मेवारी। ओके, जल्दी से अनिला जी क्लोजिंग कमेंट। असफलता की नहीं, देखिए ऐसा है कि सुरेंद्र जी ने भी अभी महिलाओं का विषय उठाया, उससे पहले सुनील जी काफी कुछ अपनी पार्टी के बारे में कहा। सुनील जी, मनीष, ओके सिर्फ अनिला जी, ओनली अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी। और इस अकाउंट से इन्होंने हमारे एक नेता के बारे में जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं पढ़ नहीं सकती, इतनी गंदी भाषा। ये आपकी कार्यकारिणी में भी है, ये डिजिटल कोऑर्डिनेटर है आपकी पार्टी के, और इतनी गंदी भाषा उस कार्यकर्ता, उस नेता के माँ के बारे में, बहन के बारे में, उसकी बेटी के बारे में, डर्टीएस्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसको मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ नहीं सकती। वेरीफाइड अकाउंट, अखिलेश यादव जी की टीम में है ये व्यक्ति, इसका नाम आपको अच्छी तरीके से पता है, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। मनीष जगन अग्रवाल, जरूर पढ़िएगा सुनील जी। सबने सोशल मीडिया पर, हम सब लोग एक्टिव हैं और हमारे दर्शक भी, सबने वो देखा है। तो नहीं, मेरा सिर्फ इतना था सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, इसीलिए मैंने अभय दुबे को रोका था। पद की गरिमा है और उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और वैसे भी देश देख रहा है, राष्ट्रीय चैनल है, कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया लेकिन आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अभय दुबे आपका, वाजपेयी जी, सुनील साजन, सुरेंद्र राजपूत, अनिला सिंह, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो,
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।